अपन ने लास्ट पढ़ा था अपने सिंधु नदी के बारे में। किसके बारे में? हिमालय। हिमालय की अपवा तंत्र में 3 नदियां मुख्य हैं। सिंधु नदी पढ़ेंगे, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे भाई अपन लोग? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। 3 मुख्य नदियां हिमालय के अपवा तंत्र की, जिसमें पहली नदी अपनी चल रही थी कौन सी? सिंधु नदी। उस सिंधु नदी के बारे में अपने चर्चा कर ली थी थोड़ी बहुत, जिसमें अपन ने देखा था कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? आपके तिब्बत के मानसरोवर झील है। कहां? तिब्बत के मानसरोवर झील। कहां? तिब्बत के मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के दक्षिण में एक हिमनद है, जिसका नाम क्या है भाई? बोखरचू हिमनद। ठीक है, उस बोखरचू हिमनद से किसका उद्गम होता है भाई? आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है। और उसके अलावा अपन ने एक चीज देखा था, जो बोखरचू हिमनद है उसको तिब्बती भाषा में एक नया नाम दिया जाता है, योमयंग डोंग। मैंने लिखाया था, कौन सा? ये रहा, योमयंग डोंग। सिंधु नदी का अपवा तंत्र है, उसके अंदर हमने मुख्यतः पढ़ा था, ये फैला हुआ कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में मुख्यतः सिंधु नदी का अपवा तंत्र फैला हुआ है। सिंधु नदी को अपन तो सिंधु कहते हैं, पर तिब्बत वाले लोग क्या कहते हैं? सिंगी खबान। क्या कहते हैं? सिंगी खबान। अपन ने पढ़ा था सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में कितनी है भाई? उसकी 1114 किलोमीटर। उसका जल ग्रहण क्षेत्र टोटल कितना है? 11,65,500। और भारत में कितना है? 3 लाख। कितना है भारत में जल ग्रहण क्षेत्र? वर्ग किलोमीटर है 3,21,000। कितना है? 289 किलोमीटर स्क्वायर में करना। ये किसकी बात कर रहा है? जल ग्रहण क्षेत्र की। एग्जैक्ट देखो, आंसर राइटिंग में ऐसे क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो आप लोग, वैसे आपसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एसएससी के अंदर, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। हाँ, नदी जो मुख्य नदी है आपके, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मुख्य मुख्य नदियां, इनकी लेंथ पूछ सकता है आपको, इनके उद्गम स्थल पूछ सकता है, इन नदियों की सहायक नदियां पूछ सकता है, इन नदियों की सहायक नदी और इन नदियों के ऊपर जो बांध परियोजनाएं हैं उनके बारे में पूछ सकता है, इन नदियों पे जो मुख्य झीलें हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंधु नदी थी, उसका मुख्य डाटा अपन सारा पढ़ चुके थे। अपन ने ये भी देख लिया था, इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं भाई? सिंगी खबान। अपन ने आगे क्या पढ़ा था? ये नदी, ये भी लिख लिया था क्या कि यह नदी दमचोक नामक स्थान पर कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। और कहां? चीलवास, चिल्लड़ नामक स्थान पर यह भारत से कहां प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान के अंदर। ये चीज लिख ली थी क्या आप लोगों ने? तो ये चीज अपन आगे देखेंगे कि यह नदी दमचोक नामक स्थान, दमचोक किधर है? लद्दाख की तरफ। यहां पर दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रवेश करके बाहर से होती हुई कहां जाके? चीलवास, जिसे अपन बोलते हैं चिल्लड़ नामक स्थान पर कहां प्रवेश कर जाती है? आपके पाकिस्तान में। इस नदी के अंदर नंगा पर्वत, देखो मैंने बाई डायग्राम समझाता हूं आपको, इसके अंदर नंगा पर्वत था। कहां पर था भाई? मैंने हिमालय पर्वत पढ़ाया था, मैंने यहां पढ़ाया था नंगा पर्वत, और यहां पढ़ाया था चीन में नामचा बरवा। इस नंगा पर्वत के पास जैसे ये नदी गिरती है, यहां पर कौन सा पर्वत है भाई? आपके नंगा पर्वत। तो यहां जैसे ये नदी गिरती है तो एक गहरे गोर या घाटी का निर्माण करती है। कहां पर? यहां पर। कौन से पर भाई? आपके ये जो नंगा पर्वत है यहां पर गिर के गहरी घाटी का निर्माण करती है। कौन सी? आपके सिंधु नदी। और जहां पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये वाली जगह पे, इस जगह तो नाम है चीलवास या चिल्लड़। और जहां भारत में प्रवेश करती है उस जगह का क्या नाम है भी? आपके दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। उसके अलावा मैंने 1-2 नाम लिखवाए थे आपको इसके बारे में कि इसकी मुख्य नदियां कौन सी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में। देखो इस सहायक नदियों के अंदर अपन नीचे वाली नदियां देखें तो बाईं ओर की नदियां तो सबको समझ में आ जाएगी भाई। कोई नदी मेरे को बताओ यहां जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो उसका नीचे वाला स्थान बायां होगा कि दायां? बायां। और ऊपर वाला? तो बाईं तो मुख्य नदियां पता है ना कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। दाई कौन सी है? काबुल, हुनंगा और कोमल। इस नाम की क्या है मुख्य मुख्य? इसकी गिलगित। ये मुख्य नदियां दाई ओर की, जैसे कौन सी है भाई? हुनांग, हुनंगा, गिलगित, काबुल, कोमल और शोंक। ये मुख्य नदियां किस तरफ की? दाईं ओर की। कौन सी नदी की भाई? आपके सिंधु नदी की। और बाईं ओर की मुख्य नदी कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये बाईं ओर से क्या है? इसकी सहायक नदी। ये लिखने के बाद अपन लोग पहली नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, झेलम नदी। इसे भारत में पहले क्या कहते थे? वितस्ता। लंबाई 725 किलोमीटर। इस झेलम नदी पे, ये झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। इसी झेलम नदी के ऊपर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है कौन सी? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उल्लर। वो किस नदी पे? आपके झेलम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। कौन सी नदी पे है? महानदी। और कहां? उड़ीसा के अंदर। आगे समझ में? तो ये मीठे पानी की सबसे झील कहां पर है भाई? उल्लर झील। किस पे है भाई? आपके इसी पे है। किस पे? झेलम नदी के ऊपर। जो झेलम नदी है ये बाहर क्या है? ऊपरी पूर्व वाले से देखें तो झेलम नदी सबसे ऊपरी उत्तरी नदी है। कौन सी? इसकी सहायक नदियों में। जैसे ऊपर क्या क्रम पूछ ले, अगर ऐसे पूछ ले सिंधु नदी की
बाईं ओर से सहायक नदियों का क्रम बताओ, तो ऊपर कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और आपके जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में देखे तो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई? चेनाब नदी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में गिनी जाती है। किसमें? चेनाब को। अब देखो इस बाई डायग्राम तो तुम्हें लग रहा है बट ये चेनाब नदी आगे जाके इस चेनाब में कौन सी मिलती है? नीचे से आकर के सतलज। तो सबसे लंबा क्या है भाई? सहायक नदी में देखें तो चेनाब नदी को गिना जाता है। किसकी भाई? आपके सिंधु नदी की। झेलम नदी के बारे में ये डाटा मुख्य है भाई, झेलम नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। किसकी सहायक नदी है? झेलम। तो सबसे पहले तो मैंने सिंधु नदी में एक दो डाटा बच रखा था उसको लिखेंगे भाई। उस डाटा में मैंने आपको लास्ट तक कहां तक लिखाया था वो बताओ पहले तो मेरे को, फिर आगे देखते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खबान कहते हैं। अब आगे लिखो जो मैंने अभी समझाया। सिंधु नदी कहां एंटर करती है भारत में? दमचौक नामक स्थान पर। तो उसको लैंग्वेज में लिखो कि सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान पर, सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान पर। अगर किसी को नहीं लिखना आ रहा तो बोर्ड पे देख लेना दमचौक, दमचौक नामक स्थान पर। कहां पर? दमचौक नामक स्थान पर, दमचौक नामक स्थान पर सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। मैं बोर्ड पे आपको मुख्य मुख्य पार्ट ही लिखाऊंगा, बाकी बोल बोल के लिखाऊंगा क्योंकि ये पार्ट है इसमें क्या है वही थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो वो लिखवा दे बहुत टाइम लगेगा। आगे लिख लो, आगे लिखो। इसके अंदर लद्दाख की राजधानी क्या है? क्या कैपिटल लद्दाख की? भाई लद्दाख की कैपिटल क्या है? अरे लेह है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और वो कौन सी नदी के किनारे है भाई? आपके सिंधु नदी के किनारे। तो लिखो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह है। साथ में लिखते जाओ, लद्दाख की राजधानी लेह है। सिंधु नदी के किनारे है भाई कौन सी? लद्दाख, जो अपना क्या है केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी। आगे लिखो सिंधु नदी। अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी भारत के, जब मैंने हिमालय करवाया था आपको, देखो सारा डाटा आपको अंदर हिमालय से जुड़ा है प्रायद्वीप पठार से। तो मैं अब कल एक काम करना, सारे बच्चे हिमालय जितना लिखा दिया प्रायद्वीप पठार पूरा पढ़ के आओगे, पूछूंगा बीच से। मेरे को ये बताओ सिंधु नदी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच से निकल रही थी? कौन से के बीच से निकल रही थी? मैंने इतना बता देता हूं, मैंने ट्रांस हिमालय में पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां कौन सी थी? कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब भी बता दो ये सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों के बीच से निकल रही थी? लद्दाख और जास्कर के बीच से। तो लिख लो सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी से होती हुई, सिंधु नदी एक तो कौन सी थी? लद्दाख श्रेणी। और ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां थी, ऊपर ऊपर काराकोरम जिसकी सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू, लद्दाख जिसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी 1788। फिर अपन ने पढ़ी थी कौन सी? कामेट 1756 मीटर। कहां थी? उत्तराखंड के अंदर। कौन सी थी? कामेट। किसके अंदर थी भाई? जास्कर श्रेणी में। देखो लद्दाख, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी से होती हुई, जास्कर श्रेणी से होती हुई कहां जाकर गिरती है भाई? होती हुई चीलवास, नाम लिखना चीलवास, और कोष्टक में लिखना चिल्लड़, चीलड़, आधा ले लिखना भाई फिर पूरा ले, चीलवास लिखना, चिल्लड़ नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो भाई सिंधु नदी कहां पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है भाई? आपके लद्दाख व जास्कर श्रेणी से होती हुई चीलवास, चिल्लड़ नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखो भाई ऐसे देखें अपन लोग, बाई डायग्राम समझना चाहिए तो ये इंडिया का डायग्राम था। इसमें सबसे ऊपरी पूर्व वाली श्रेणी थी भाई एक, ये तो थी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
इनके बीच में से यहां से होती हुई सिंधु नदी निकलती है, जहां पर भारत में एंटर करती है उसका नाम मैं लिखा चुका हूं आपको, कौन सा नाम था? दमचोक। क्या लिखवाया था? दमचोक। और जहां इन दोनों से बीच में होती हुई जहां पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसका नाम लिखा है मैंने चीलवास। चीलवास, और दूसरा नाम इसका आता है, इसके इसी को अपन क्या बोलते हैं? चिल्लड़। यहां पर यह नदी कहां प्रवेश करती है भाई? आपके पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। अब आगे अपन देखेंगे भाई, ये जो सिंधु नदी है ये आपके जैसे नंगा पर्वत में प्रवेश करती है, तो नंगा पर्वत में प्रवेश करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है। उस गहरी घाटी का अपन नाम लेते हैं पुंजी गोर्ज। क्या नाम लेते हैं भाई आपके? पुंजी गोर्ज। क्या है? जैसे अपन लोग देखें, ये मैं बाई डायग्राम पहले वाले से समझा देता हूं भाई। ये वाली जगह है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम मैंने बताया था आपको। यहां पर तो है नंगा पर्वत, हिमालय के पूर्वी पश्चिमी और पूर्व में कौन से था? नामचा पर्वत। तो इस पर्वत से जैसे ये यहां गिरती है पाकिस्तान में, तो यहां पर एक गोर्ज या घाटी गहरी का निर्माण करती है। उसका नाम क्या है भाई? क्या बताया है? पुंजी गोर्ज। उसका नाम क्या है भाई? पुंजी गोर्ज का निर्माण करती है घाटियों से गिरती हुई। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो यही बात अपने को लिखनी है, इसमें लिख लो सिंधु नदी। सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास पुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। पुंजी गोर्ज का निर्माण करती है, गोर्ज का निर्माण करती है। और इस घाटियों से होती हुई जहां पर ये पाकिस्तान की मैदानी प्रदेश में भाग लेती है, ये पाकिस्तानी तो अभी इधर वाला सारा, तो जहां पर ये पाकिस्तानी प्रदेश में भाग लेती है वहां किस मैदान में प्रवेश करती है? उसका नाम है अटक्का। अटक्का मैदान। अटक नामक स्थान है, अटक नामक, क्या है? अटक। और ये क्या है? मैदानी भाग है। तो इसमें लिख लो, क्या लिखा? सिंधु नदी नंगा पर्वत से होती हुई पुंजी गोर्ज का निर्माण करती है और ये पाकिस्तान में अटक नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है। अटक नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है। अटक नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है। लिख लिया भाई सबने? इतना ये लिख चुके हो। अब अपन लोग आगे देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियां। क्या देखेंगे भाई? सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां तो बाईं और दाईं और दोनों ओर से देखेंगे अपन लोग। क्या है सिंधु नदी की सहायक नदियां? अब देखो, दाईं ओर की तो मैं बता दूंगा, बाईं ओर की तुम ही बताओगे। क्या चीज? क्या उल्टा कर ले? किसका नाम? हाँ, तो निचले वाले मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि दाया तो मैं बता दूंगा, बाई नदियां बता देना। बाई तो पूछ रहा हूं भाई, दाई तो मैं बता दूंगा। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां, तो भाई ये नदी क्या है भाई? सिंधु नदी आपके भारतीय ऊपर वाले बॉर्डर क्षेत्र से निकलती है। यहां से मान लो तो ये यहां से निकल रही है, तो ऊपर वाला भाग तो कौन सा है इसका? ये भाग तो यहां से कोई भी नदी मिल रही है, ये तो कौन सा है? दाया। और नीचे वाला ये भाग कौन सा है? जहां से नदी आगे जाके मिल रही है, ये कौन सा है भाई? आपके बाया भाग। आ गया समझ में? तो दाएं और बाएं दो भागों से नदियां मिल रही हैं, तो दाएं भाग से मिलने वाली नदियों कौन सी है भाई? दाएं भाग की सहायक नदियां, इनमें एक तो हुनंगा, काबुल, बहुत अच्छा, कोमल, हाँ ये नाम तो याद रहेगा तुम्हारे, और तो कुछ रहे ना रहे। हुनंगा, काबुल ये भी रहेगा तुम्हें, कोमल भी रहेगा। एक स्वात है, ये भी रखना चाहिए आपको नाम याद। एक गिलगित है, गिलगित भी याद रहना चाहिए। सवात, गिलगित भी रहना चाहिए आपको। गिलगित, गिलगित के अलावा एक और नाम है श्योक, ये भी नाम याद रहना चाहिए। ये किधर से सहायक नदी है अभी? आपके दाईं ओर से सहायक नदी है। अब बाईं ओर वाली देखें तो बाईं ओर में तो आप मेरे को एक एक करके बता ही दोगे, बिना देखे बतानी है। क्रम के अनुसार बताओगे, ऊपर से नीचे। झेलम, झेलम, चेनाब, आगे रावी, व्यास और सतलज। ये क्या भाई? आपके मुख्यतः है
सिंधु नदी की सारी सहायक नदी हैं जो आके किस में मिलती हैं, दाईं ओर से तो ये है हुनंगा, काबुल, कोमल, स्वात, गिलगित, श्योक, और बाईं ओर से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन नदियों के बारे में मुख्यतः अपन लोग पढ़ेंगे सारा डाटा, ये अपने लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। झेलम नदी का उद्गम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में शेषनाग वेरीनाग झरने से, पुराना नाम वितस्ता, लंबाई 725 किलोमीटर। और झेलम नदी का सबसे भारत की सबसे मीठी नदी की जो झील है मुख्यतः विल्लर, वो कौन सी नदी पे है भाई, आपके झेलम पे। अब इस झेलम नदी की सहायक नदी एक बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो इस झेलम नदी की मुख्य सहायक नदी है किसकी, झेलम नदी की, वो कौन सी है भाई आपके, एक नाम बताया था मैंने, कौन सी, गंगा, किशन गंगा। कौन सी है भाई आपके, किशन गंगा इसकी क्या है भाई, सहायक नदी है। इस वाली नदी पे एक नई परियोजना प्रस्तावित है, कौन सी, तुलबुल नामक परियोजना। कौन सी, तुलबुल नामक परियोजना प्रस्तावित है, किस पे, आपके झेलम नदी पे। झेलम नदी पे कौन सी, तुलबुल नामक परियोजना प्रस्तावित है भाई, परियोजना। अब देखो इस परियोजना पे काम नहीं चल रहा है अभी तक, प्रस्तावित की गई है भाई, ठीक है। तो क्या है आपके, तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है, किस पे अभी, आपके झेलम नदी के ऊपर। ये अपने मुख्यतः है, मुख्य वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा, उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग वेरीनाग झरना, पुराना नाम वितस्ता, लंबाई 725 किलोमीटर। और झेलम नदी पर भारत के सबसे मीठे पानी की झील वुल्लर झील है। आ गया समझ में। और यहाँ पर एक परियोजना प्रस्तावित है, इसका नाम है तुलबुल परियोजना। अब इस नदी के बारे में लिख लो, बाई लैंग्वेज लिखवाता हूं, लिखो। झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहले था भाई, आजकल क्या लिखोगे, पुराना है ये, तो कोष्टक में लिख लो इसको। तो पहले तो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था ना, अब इसको कोष्टक में लिख लो। अब लिखोगे लद्दाख में आ गया है वो क्षेत्र अभी, लद्दाख के पीर पंजाल। क्योंकि तुम्हें एक चीज पहले तो पता थी भाई, पहले जो भारत का ऊपर वाला क्षेत्र था, बॉर्डर इलाका अपन ऐसे पढ़ते थे, तो इसमें अपन लोग पढ़ते थे ये पूरा क्षेत्र क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। आजकल क्या हो गया भाई, ये यहां से लेकर यहां तक ये तो बन गया पूरा क्या है, लद्दाख का क्षेत्र। और इधर वाला ये कौन सा हो गया, ये तो है J&K, जिसे अपन जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या हो गया, पूरा लद्दाख का क्षेत्र। तो जहां से यहां से उद्गम होता है, तो अब ये किस में आ गया, लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था। तो लिखो इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर, क्वेश्चन में लिख देना, लद्दाख के पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग वेरीनाग, शेषनाग वेरीनाग झरने से होता है, शेषनाग वेरीनाग झरने से होता है, शेषनाग वेरीनाग झरने से होता है। सबसे होशियार इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है। वुल्लर झील, खारी तो याद है ना आपको, कहां पर है, और है कौन सी नदी पर, उड़ीसा नदी पर, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। बढ़िया, कंफ्यूज हो जाता है, वैसे बताता सही है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ भाई, बढ़िया, लिख लो। लिखा नहीं है क्या अपन ने ये, तो लिखो ये वाली बात भी कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ भाई, इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है, बसा हुआ है। इसका पुराना नाम लिख लिया था क्या भाई, नहीं लिखा था। तो जहां आपने हेडिंग लगाई है वहां पर एक छोटा सा ऊपर कोष्टक ऐसे लगा लो और उस कोष्टक में लिख लो पुराना नाम वितस्ता। और एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जरूर जाना इस नाम को, कई बार पूछ लेता है। तो अपन ने लिख लिया, उद्गम लिख लिया, लंबाई लिखेंगे अब एक एक करके। इसके ऊपर जो झील है वो लिख ली, पुराना नाम लिख लिया और आगे वो भी लिख लिया गया, यह नदी
या इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लिख लिया क्या? इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अब आगे अलग से लिखो नीचे पॉइंट बना के, इसकी लंबाई कितनी है भाई? 725। ये ऐसे हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं भाई। उद्गम, पुराना नाम, लंबाई और आपका सहायक नदी किशनगंगा, ये तो आगे अलग लिखा दूंगा। लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। आगे लिखो झेलम नदी की सहायक नदी, और सेलम नदी की सहायक नदी में आगे बीच में लगा के डॉट और लिख लेना किशनगंगा। कोष्टक में लिखा नीलम, कोष्टक में क्या लिख लेना? नीलम। अब आगे लिखो इसी नदी के अंदर कश्मीर में अनंतनागा से बारामुल्ला तक, ये जो आपकी झेलम नदी ना, इसमें ये जो झेलम नदी है नौकागम्य भी है। नौकागम्य का मतलब नाव चलाने योग्य है। तो कहां से कहां तक बताओ भाई? मैंने लिखा है अभी कश्मीर में कहां से? अनंतनागा, अनंतनागा से बारामुल्ला तक। बारामुल्ला तक ये क्या है भाई? नौकागम्य है। क्या है? नौकागम्य। लिख लो साथ साथ में। नौकागम्य का मतलब क्या होता है भाई? नाव चलाने योग्य है भाई, यहां तक नौकागम्य है। और ये वाली जो नदी है ये पंजाब के जंग नामक स्थान पर जाके कहां मिल जाती है भाई? आपके चेनाब के अंदर मिल जाती है। कहां मिल जाती है? किसमें मिल जाती है? आपके चेनाब में जाकर मिल जाती है, जंग नामक स्थान पर। तो लिख लो चाहिए सीधा कि यह नदी पंजाब के है, यह नदी पंजाब के जंग नामक स्थान पर कहां जाकर मिलती है? किसमें मिलती है भाई? चेनाब नदी में मिलती है। किसमें? चेनाब नदी में। चेनाब नदी में मिलती है भाई आपकी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाब है तो पंजाब तो अपने भारत में रह गया, भारत में ये नदी आपके जाके उसमें मिल जाती है कि चेनाब में? नहीं, ये पंजाब वाला क्षेत्र कहां पर है? पाकिस्तान में भी पंजाब है एक, तो वहां पर जाकर यह नदी किस में मिल जाती है भाई? झेलम में, चेनाब नदी में मिल जाती है। और मैंने बताया था चेनाब नदी सिंधु की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्या है? यह नदी पंजाब के जंग नामक स्थान पर चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ये इसकी सारी मुख्य मुख्य बातें लिख ली क्या आपने भाई? उसके बाद में देख लेता हूं कोई और मुख्य बात भी है तो इसकी देखो एक नदी है ना, इसकी एक बात हो रहा है झेलम वाली नदी की। ये जो झेलम नदी है ये बहती का है भारत और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र है, वहां पर कौन सी नदी बहती है भाई? आपके झेलम नदी। ये भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में बहती है। तो ये बात और लिख लो कि भारत व पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में बहती है, सीमा क्षेत्र में बहती है। कौन सी नदी भाई? आपके झेलम नदी है। ये कहां बहती है भाई? भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में बहती है। मतलब समझे? देखो ये ऐसे बोल रहे कि ये जो नदी का उद्गम होता है, यहां से उद्गम होकर नदी कहां बहती है? भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र से होती हुई जाती है। ये भारत और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र है ना, यहां से होती हुई बहती है। कौन सी? आपके झेलम नदी। किसके? भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र से। तो ये अपन पूरी नदी पढ़ चुके हैं। किसके बारे में भी? झेलम नदी के बारे में। आगे भी आपके समझ में ये झेलम नदी का सारा डाटा लिख चुके हैं। सहायक नदी किशनगंगा। इस नदी किसके किनारे है भाई? इसके किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। उद्गम पीर पंजाल श्रेणी, जब कश्मीर में, जो आजकल कहां हो गया? लद्दाख के अंदर। उसके शेरीनाग वेरीनाग झरने से, पुराना नाम वितस्ता। लंबाई 725 किलोमीटर। और झेलम नदी पर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। और तुलबुल नामक परियोजना इस नदी पर प्रस्तावित है। आगे मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर में कहां से? अनंतनाग से बारामुल्ला तक। तो यह नदी क्या है? नौकागम्य है।
आ गया समझ में? इसके अलावा और बात क्या लिखाई, यह नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में बहती है। ये किस नदी की भाई खासियत है आपके, झेलम नदी की। अब नेक्स्ट अपन नदी पढ़ेंगे कौन सी, 12वें नंबर की नदी पढ़ेंगे अपन, कौन सी, परियोजना। वो इसमें नहीं लिखेंगे, परियोजना आगे उसमें लिखेंगे। इस पर तो तुलबुल नामक परियोजना प्रस्तावित है, आगे उस वाले में लिखेंगे जो चेनाब है उस पर परियोजना पर, जो 2-3 मुख्य परियोजना वो किसमें अभी आपके चेनाब नदी में है आपके। इस पे तो मैंने लिखा दिया तुलबुल नामक नौवाहन परियोजना कि किसके लिए भाई, जो तुलबुल नामक नौवाहन परियोजना प्रस्तावित हो किसके लिए है, नाव चलाने के लिए प्रस्तावित है इस पर, ठीक है। अब सेकेंड नदी अपन लिखेंगे, इसकी सहायक नदी कौन सी अभी आपके, चेनाब। कौन सी नदी अभी आपके, चेनाब, चेनाब। और चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है अभी आपके, सिंधु की। आ गया समझ में? चेनाब नदी है तो सबसे पहले इस मेरे को आप इसमें बताओगे उद्गम, और उद्गम तो चंद्र और भागा है क्या कहीं पर, कहां पर है, किसी दर्रे के पास में है क्या, बढ़िया भाई, रोहतांग दर्रे के पास है या बारारचा, रोहतांग दर्रे से तो रावी है, ये तो बारालाचा दर्रा से होनी चाहिए, बारह रक्षा बोलते हैं इसे, रोहतांग से है क्या। इस नदी का उद्गम कहां से है, दो धाराएं हैं, चंद्र और भागा, दो धाराएं हैं कहां पर, बारालाचा भी बोलते हैं और एक और नाम है इसका बारह रक्षा, बारह रक्षा। इस दर्रे के पास से दो धाराएं हैं, चंद्र और भागा, वहां से किसका उद्गम होता है भाई आपके, चेनाब नदी का। इसका पुराना नाम भी है एक और, ये पुराना नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्या नाम है इसका पुराना नाम भाई, अस्किनी। क्या नाम है, अस्किनी, अस्किनी पुराना नाम है। इसकी लंबाई देखेंगे तो 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर किसकी सहायक नदी है, किसकी लंबाई है भैया आपके, चेनाब नदी की। अब जो तुम बोल रहे थे दो परियोजनाएं वो इसमें पढ़ेंगे, एक तो दुगली क्या है, दुल्हस्ती बलाल, एक तो कौन सी है, दुल्हस्ती सलाल, और दूसरी बगलिहार परियोजना। कौन सी है भाई, एक तो दुल्हस्ती सलाल और एक कौन सी, बगलिहार परियोजना। वो कौन सी नदी पे अभी आपके, चेनाब नदी पे। कौन सी परियोजनाएं बोल रहे थे आप लोग, दुल्हस्ती की परियोजना नहीं लिखाओगे, एक तो दुल्हस्ती, दुल्हस्ती सलाल, और दूसरा नाम कौन सा है भाई, दुल्हस्ती सलाल व बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। ये आपके मुख्य, अगर चेनाब नदी के बारे में देखिए, उद्गम, पुराना नाम, लंबाई, और इस पर जो परियोजनाएं देखिए कौन सी है, दुल्हस्ती और बगलिहार। अब एक चीज मैंने बताई थी, इस नदी के बारे में और पढ़ना है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई, चेनाब। तो वो चीज और देखेंगे अपन लोग इसके अंदर, क्या है कि यह नदी, यह नदी सिंधु नदी, यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ये डाटा मुख्यतः किसका अभी आपके, चेनाब नदी का, जिसको फटाफट लिख लो मेरे साथ में, लैंग्वेज में लिखा देता हूं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा उद्गम चंद्रभागा, बारालाचा है, बारह रक्षा दरा, पुराना नाम अस्किनी, लंबाई 1180 किलोमीटर, दुल्हस्ती सलाल और बगलिहार परियोजना इस पर क्या है, प्रस्तावित है। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो लिखो सबसे पहले, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा या बारह रक्षा, बारालाचा या बारह रक्षा दर्रे के नजदीक से, दर्रे के नजदीक से, दर्रे के नजदीक से चंद्र व भागा धाराओं से होता है, चंद्र व भागा धाराओं से होता है। अब आगे लिखो, इसके अंदर एक बात और लिखनी है, ये दोनों धाराएं जहां पर आकर मिलती हैं उस जगह का एक नाम भी है भाई। जैसे मैंने यहां लिखवाया था, ये जो दो धाराएं हैं चंद्र और बागा, ये है कहां पर भी आपके, ये जो दोनों मिल रही है ये आपके क्या है, लाहौल नामक जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर एक नाम है टंडी, टैंडी,
वहां उस स्थान पर जाके कौन सी भाई, चंद्र और भागा दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। तो आप बात लिख लो इसके अंदर कि ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले के टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। बोर्ड पे लिख रहा हूं लाहौल, लाहौल है, लाहौर नहीं है, टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। आगे लिखो यह नदी हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई, यह नदी हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई पाकिस्तान में जाकर यह नदी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में जाकर मिथनकोट नामक स्थान, कहां, मिथनकोट, बोर्ड पे लिखवा देता हूं मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है तथा पाकिस्तान में ही झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदी चेनाब में मिलती है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान के मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है और झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदियां पाकिस्तान में जाकर ही चेनाब में मिलती हैं। ये जो चारों नदियां लिखाई है किस में जाकर मिलती हैं, चेनाब में, और चेनाब आके जाके मिथनकोट में कहां मिलती है, सिंधु नदी में। आ गया समझ में? कल को पूछ ले जो पंचनद है, पांचों नदियों का संगम जिसे बोलते हैं पंचनद, वो कहां पर जाके आपके मिलता है पाकिस्तान में, उसका नाम क्या बोलते हैं अपन लोग भाई, मिथनकोट। जहां पर ये जो नीचे वाली मैंने नदियां लिखाई है कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जहां पर मिलती है उसको नाम, जगह को क्या बोलते हैं, पंचनद। और ये नदियां जाके आगे मिलती हैं सिंधु में, उस जगह को कहां पर मिलती हैं, मिथनकोट। लिख लिया? आगे लिखो, पुराना नाम लिख लिया क्या भाई इसका, नहीं लिखा? लिखो फिर डाटा। उद्गम तो लिख लिया, लिखो पुराना नाम, इस नदी का पुराना नाम, डेस लगा के लिख लो अस्किनी। फिर लिख लो लंबाई 1180 किलोमीटर, नोट लगाओ 500 का। नोट लगाओ 500 का और लिखो इस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में दुल्हस्ती, सलाल व बगलिहार परियोजना स्थित है। दुल्हस्ती और बगलिहार परियोजना स्थित है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर में दुल्हस्ती, सलाल व बगलिहार परियोजना स्थित है। लिख लिया भाई बाल को? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखोगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। लिख लिया बालको बालिको? अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, कौन सी नदी बची है भाई? तीसरा नंबर भी कौन सी नदी लिखाएंगे कल अपन लोग? रावी। कौन सी है भाई आपके? रावी नदी। कल तीसरे नंबर की नदी पढ़ेंगे भाई, दो हो गई हैं, सिंधु हो गई, सिंधु की दो नदी होगी सहायक, कौन सी होगी? झेलम और चेनाब। कल पढ़ेंगे रावी, व्यास, सतलज, छोटी छोटी हैं, कल ये डाटा पढ़ेंगे भाई।